नमस्कार, आप देख रहे हैं सागर टीचर एकेडमी और आज हम करने वाले हैं ईवीएस का प्रीवियस पेपर 3/1/2022 का। हम लोग जो करने वाले हैं प्रीवियस पेपर, अगर आप नए हैं तो हमारे यूट्यूब के पेज पर जाइए और सागर टीचर एकेडमी सर्च कीजिए और वहाँ जा कर के सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि प्रत्येक व्यक्ति तक हमारा ये वीडियो पहुंच सके। उसके बाद अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो कंप्लीट नोट लेने के लिए हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें, आपको वहां नोट्स के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए हम आज शुरू करते हैं प्रीवियस पेपर 3/1/2022 का ईवीएस। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर 61 क्वेश्चन है। यह फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन से जानवर का आगे का दांत उसकी पूरी जिंदगी बढ़ता रहता है? ऑप्शन नंबर 1 बिल्ली, ऑप्शन नंबर 2 गिलहरी, ऑप्शन नंबर 3 सांप और ऑप्शन नंबर 4 बाघ। बताइए आंसर इनमें से कौन सा होगा। तो चलिए हम बताते हैं। तो इसमें गिलहरी की जो दांत है वह पूरी जिंदगी बढ़ते रहती है, उसकी आगे की जो दो दांत होती है वह बढ़ते रहती है और उसको कम करने के लिए वह कुछ ना कुछ कुतरते रहती है। तो इसका सही जवाब होगा गिलहरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, थोड़ा सा क्वेश्चन दिख रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, नीचे दिए गए विकल्पों में से मधुमक्खी की सर्वाधिक उपयुक्त विशेषताएं पहचानिए। ऑप्शन नंबर 1 केवल रानी मक्खी अंडे देती है। ऑप्शन 2 नर मक्खी की कार्यकर्ता के रूप में कोई भूमिका नहीं होती है। ऑप्शन नंबर 3 सभी मादा मक्खी अंडे देती है और ऑप्शन नंबर 4 कार्यकर्ता मक्खी भोजन को खोजती है और उसे छत्ते में लेकर आती है। तो चलिए आपको इसमें से चुनना है कि मधुमक्खी की सर्वाधिक उपयुक्त विशेषता कौन है। तो चलिए हम देखते हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए जो है केवल रानी मक्खी ही अंडे देती है, बिल्कुल सही। मधुमक्खी में सिर्फ रानी मक्खी ही अंडे देती है। ऑप्शन नंबर बी है नर मक्खी की कार्यकर्ता के रूप में कोई भूमिका नहीं होती, बिल्कुल सही। नर जो मक्खी होता है उसको कार्यकर्ता के रूप में कोई भूमिका नहीं होती है। ऑप्शन सी जो है सभी मादा मक्खी अंडे देती है, तो बिल्कुल गलत। सभी मादा मक्खी अंडे नहीं देती है, सिर्फ रानी मक्खी ही अंडे देती है। ऑप्शन डी कार्यकर्ता मक्खी भोजन को खोजती है और उसे छत्ते में लेकर आती है, बिल्कुल सही। तो हमारा सही हो गया ए, बी और डी। चलिए देखते हैं ऑप्शन में कौन सा मैच करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है ए बी सी, तो गलत। दूसरा का है ए सी, तो गलत। तीसरा का है ए बी डी, तो बिल्कुल सही। आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो गया। चलिए अगले के सवाल पर। सवाल आपका है, वे व्यक्ति जो वनों में कम से कम 25 वर्षों तक रह रहे हैं उनका उन भूमि और उनमें होने वाली उपज पर अधिकार हो जाता है। यह एक्ट लिया गया है, यानी यह एक्ट कब लिया गया है? कहा कि अगर कोई भूमि बहुत दिनों से पड़ती है, उस पर कोई व्यक्ति 25 वर्षों से रह रहा है तो वह भूमि और उस पर होने वाली उपज, उस पर उसका अधिकार हो जाता है। यह किस एक्ट के माध्यम से हो जाता है? चलिए ऑप्शन नंबर 1 वन एक्ट अधिकार 2007, ऑप्शन नंबर 2 भारतीय वन एक्ट 1927, ऑप्शन नंबर 3 राष्ट्रीय वन नीति 1988 और ऑप्शन नंबर 4 भारतीय वन संशोधन एक्ट 2019। तो आइए इसका जो सही जवाब है वह होगा वन एक्ट अधिनियम 2007, यानी वन एक्ट अधिनियम 2007 के अनुसार कोई व्यक्ति किसी भूमि पर 25 वर्षों से रह रहा है तो उस पर का उपज और वो जमीन पर उसका अधिकार हो जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है झूम खेती क्या है? ऑप्शन नंबर 1 जैव खेती, ऑप्शन नंबर 2 काट और दग्ध खेती, ऑप्शन नंबर 3 कीटनाशकों का सीमित उपयोग, ऑप्शन नंबर 4 रासायनिक खाद का सीमित उपयोग। तो हम लोग झूम खेती के बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। झूम खेती ये एक ऐसा खेती है जिसमें एक फसल उगाने के बाद जब फसल कटाई हो जाती है तो उसको कुछ दिनों के लिए परती छोड़ दिया जाता है और जब उस पर घास फूस वृक्ष पौधे उग जाते हैं तो उसको काट करके और जला दिया जाता है। इसी को कहा जाता है झूम खेती। तो आइए देखते हैं इसका सही आंसर कौन सा होगा। तो इसका सही जो आंसर होगा वह होगा काट और दग्ध खेती। राइट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर
ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65 कहा, क्वेश्चन नंबर 65 कि रोनाल्ड रॉस को 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार डैश शोध करने के लिए मिला। कहा, प्रश्न आपका कहता है कि रोनाल्ड रॉस को 1902 में किस चीज के शोध करने के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में है डेंगू मच्छर से फैलता है, मलेरिया मच्छर से फैलता है, चिकनगुनिया मच्छर से फैलता है, ऑप्शन 4 कट रहा है थोड़ा सा, और ऑप्शन 4 जो है प्लेग पिस्सुओं से फैलता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा कि मलेरिया मच्छर से फैलता है। रोनाल्ड रॉस ने 1902 में यह खोज किया था कि मलेरिया मच्छर से फैलता है और इसी खोज के लिए उनको 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। चलिए अगले सवाल पर हम लोग चलते हैं। अगला सवाल है आपका कि सिनकोना पेड़ के किस भाग का उपयोग मलेरिया के उपचार के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 जड़, 2 छाल, तीसरा का पत्ता और चौथा बीज। तो बताइए कि सिनकोना के किस भाग से मलेरिया का दवा बनाया जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह है कि सिनकोना के छाल से मलेरिया का उपचार किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगले का क्वेश्चन है आपका, अगले का क्वेश्चन, सांप के जहरीले दांतों को कहा जाता है। यानी प्रश्न कहा कि सांप के जहरीले दांत को क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 कसक, ऑप्शन नंबर 2 विष दांत, ऑप्शन नंबर 3 कृदंत और ऑप्शन नंबर 3 कृतक यानी छेदक और ऑप्शन नंबर 4 शल्क। तो बताइए आंसर। आइए देखते हैं। तो सांप के जो जहरीले दांत होता है, तो हम लोग जानते हैं कि सांप के दांत में क्या होता है, विष होता है यानी जहर होता है। तो इसीलिए इसको विष दंत कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर राइट आंसर। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसका सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर 2 है। चलिए अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 68 कहा कि निम्नलिखित में से भारत में मिलने वाला कौन सा सांप जहरीला नहीं है। विशेष ध्यान रखना है, जहरीला नहीं है। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 दुबोइया जिसको रसल वाइपर कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 2 अफाई जिसको क्रच सल्की वाइपर कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 3 भारतीय शैल अजगर जिसको पाइथन कहा जाता है और ऑप्शन नंबर 4 जिसको करैत कहा जाता है। तो चलिए बताइए इनमें से कौन सा सांप जहरीला नहीं है। तो आइए देखते हैं। तो भारत में पाई जाने वाली सांप दुबोइया बहुत ही जहरीला होता है। दुबोइया जिसको बिहार में अक्सर दो मुंह वाली सांप कहा जाता है। तो दुबोइया ये बहुत ही जहरीला होता है, इसके दोनों तरफ मुंह होता है। दूसरा का है अफाई, ये भी जहरीला सांप होता है। तीसरा का है भारतीय शैल अजगर यानी पाइथन। बिल्कुल सही जवाब, पाइथन में जहर नहीं होता है, यानी पाइथन सांप जहरीला नहीं होता है। ऑप्शन 4 करैत जहरीला होता है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। चलिए आगे अगले का क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्मी कंपोस्टिंग एक विधि है जिसमें खाद बनाने में उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर 1 फिलिमी का, ऑप्शन नंबर 2 जोंक का, ऑप्शन नंबर 3 केचुए का, ऑप्शन नंबर 4 हुक अंकुश कृमि यानी हुक वर्म का। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो आइए देखते हैं इसका सही जवाब। तो वर्मी कंपोस्टिंग एक खाद बनाने की विधि है जिसमें केंचुए का उपयोग किया जाता है। तो थर्ड इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कहा कि पश्मीना ऊन किस जानवर से मिलता है। भेड़ से, ऊंट से, बकरी से, एल्पेका से। तो साथियों हम लोग जानते हैं कि पश्मीना ऊन जो है वह बकरी से बनता है या बकरी से मिलता है। तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन जो है, अधूरे जले जीवाश्म ईंधन से फैलता है। CO, SO2 CO2, SO2 और NO2। तो अधूरे जले जीवाश्म ईंधन से CO फैलता है। तो इस सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट
चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, कहा कि पौधों में पानी देने के लिए प्रयुक्त तकनीक जिसमें संकीर्ण नालियों से पानी सीधा पौधों के आधार में दिया जाता है कहलाता है। एक में है नैनो सिंचाई, 2 में माइक्रो सिंचाई, 3 में फेप्टो सिंचाई और 4 में है ड्रिप सिंचाई। तो जो पौधों में पानी देने के लिए तकनीक जिसमें संकीर्ण नालियों से पानी को पौधे तक दिया जाता है, पौधे के आधार तक दिया जाता है, उसको हम लोग कहते हैं ड्रिप सिंचाई। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी ऑप्शन 4 आपका सही है, ड्रिप सिंचाई। चलिए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्न पौधों में से कौन सा पौधा कीटों को जाल में फंसाता है और खा जाता है? ऑप्शन नंबर 1 कुसकुट्टा अमरबेल पौधा, ऑप्शन नंबर 2 सूरजमुखी का पौधा, ऑप्शन नंबर 3 कैक्टस पौधा और ऑप्शन नंबर 4 घटपर्णी का पौधा। तो बताइए इसका राइट आंसर। चलिए तो हम बताते हैं इसका राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर है, ऑप्शन के माध्यम से देख लीजिए, अमरबेल जो होता है किसी पौधे पर लतर के माध्यम से चढ़ जाता है, उसमें जड़ें नहीं होती है, वह सहजीवी के माध्यम से अपना पोषण करता है, उसको अमरबेल कहते हैं। तो यह किसी प्रकार के कीट को फंसा करके नहीं खाती है। सूरजमुखी के बारे में हम लोग सब कुछ जानते हैं, सनफ्लावर के बारे में, तो यह किसी भी तरह का कीट को फंसाने का काम नहीं करती है। कैक्टस पौधा कांट वाला जो हम लोग अपने बगीचों में लगाते हैं, तो उसमें भी किसी प्रकार के कीटों को फंसाने का गुण नहीं होता है। और घटपर्णी पौधा, जी बिल्कुल, घटपर्णी पौधा क्या करता है कि यह कीटों को फंसा करके और खा जाता है। घटपर्णी पौधा ऐसे होता है, ऐसे इसके मुंह पर ऐसे खुले हुए रहते हैं जब, और इसमें से सुगंधित खुशबू निकलता है, एक प्रकार का स्मेल निकलता है जिससे कीट आकर्षित हो जाते हैं, और जब कीट इसके आसपास में आते हैं या आते हैं तो इसका ढक्कन बंद हो जाता है और कीट उसी में रह जाता है, उसको खा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा, घटपर्णी का पौधा। अगला क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्षा के पानी को भविष्य में उपयोग करने के लिए संचित करना कहलाता है। वर्षा के पानी को इकट्ठा करना, वर्षा के पानी को पंप करना, वर्षा का उत्खनन करना, वर्षा के पानी का संचय करना। तो हम लोग जानते हैं कि वर्षा के पानी का जो संचित करना है उसे संचयन कहलाता है, यानी वर्षा के पानी का संचयन करना कहलाता है। इसलिए इस सवाल का जो जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे ऑप्शन कट रहा है, थोड़ा सा एक और कट रहा है, यहाँ पे देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन कहा कि निम्न में से कौन से रोग मच्छरों से फैलता है? ए में दिया मलेरिया, 2 में दिया निमोनिया, 3 में डेंगू, 4 में चिकनगुनिया। तो आइए देखते हैं कौन सा सही होता है जवाब। तो देखिए मलेरिया जो होता है ऑप्शन नंबर फर्स्ट मच्छर के काटने से होता है, तो ये तो हमारा सही है। निमोनिया जो बीमारी है वो लंग्स में होता है, सांस लेने में तकलीफ हो जाती है, हमारे लंग्स में इन्फेक्शन हो जाता है, तो यह मच्छर के काटने से नहीं फैलता है। ऑप्शन नंबर सी है डेंगू, सब कोई जानता है कि डेंगू मच्छर के काटने से होता है, तो आपका ये सी ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर डी चिकनगुनिया, ये भी मच्छर के काटने से होता है, तो हमारा आंसर जो हो जाएगा ए सी डी। तो ए सी डी किस में है? तो ऑप्शन नंबर 3 में है, ए सी डी। तो 3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए तो अगले सवाल पर हम लोग चलते हैं। अगला सवाल आपका 76 है, यह पेडागोजी का प्रश्न है। तो चलिए आइए देखते हैं। विद्यार्थी केंद्रित कक्षाएं विद्यार्थियों के सीखने के लिए सहायक वातावरण सुनिश्चित करती है। निम्न में से कौन सा इसी बात को प्रस्तावित करता है? कहा कि विद्यार्थी केंद्रित कक्षाएं विद्यार्थियों को सीखने के लिए सहायक वातावरण सुनिश्चित करती है, तो निम्न में से कौन सा इसी बात को प्रस्तावित करता है? तो सबसे पहले जान लीजिए कि शिक्षार्थी केंद्रित कक्षाएं क्या है। तो वैसी कक्षाएं जिनमें बच्चा एक्टिव हो उसको हम लोग कहते हैं विद्यार्थी केंद्रित कक्षाएं। तो देखिए ऑप्शन देखते हैं। शिक्षक निर्देश देता है, तो जहां शिक्षक निर्देश देता हो वह तो विद्यार्थी केंद्रित नहीं होगा, चाइल्ड सेंटर्ड नहीं होगा। दूसरा का ऑप्शन है शिक्षक पाठ्य पुस्तक पढ़ाता है, तो इसमें भी काम कौन कर रहा है? शिक्षक कर रहा है, बच्चा साइलेंट है, तो एक ऑप्शन भी नहीं होगा, 2 ऑप्शन भी नहीं होगा।
ऑप्शन नंबर 3, शिक्षक ऐसी सीखने की परिस्थिति उपलब्ध कराता है जो विद्यार्थियों को अवसर देती है कि वो अवलोकन करे, खोज करे, अन्वेषण करे, प्रश्न करे, प्रयोग करे तथा विभिन्न प्रत्ययों की समझ विकसित करे। बिल्कुल सही। लेकिन ऑप्शन आगे आगे देखते हैं, ये हमारा राइट है, लेकिन आगे ऑप्शन देख लेते हैं। कहा कि कक्षा की गतिविधियों को शिक्षक नियंत्रण, देखिए यहाँ पे भी आ गया क्या, शिक्षक नियंत्रण। तो इस सवाल का जो जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा। चलिए अगला सवाल पर हम लोग चलते हैं। अगला सवाल आपका है 77, आपके सामने प्रश्न है, देखिए कक्षा 5 के अध्याय दीवार के उस पार में एक शिक्षक आरिफ अपने छात्रों से जो खेल वो खेलते हैं उनके अनुभव साझा करने को कहते हैं। निम्न में से कौन सा उसके प्रयास को सबसे ज्यादा स्पष्ट करेगा? आइए ऑप्शन नंबर देखते हैं कि ऑप्शन नंबर 1 है खेलों से संबंधित नियम, दूसरा का है खेलों से संबंधित मूल्यों का विकास, तीसरा का है कुछ मुद्दों की समझ का विकास जैसे लड़के लड़कियों के लिए एक जैसे खेल, सभी के लिए समान अवसर, और चौथा है व्यक्तिगत अनुभव को साझा करने की क्षमता का विकास। तो देखिए इसका जो ऑप्शन होगा वह देखिए ऑप्शन देखते हैं हम लोग। एक ये ऑप्शन देखिएगा कि है खेलों से संबंधित नियम की समझ, हो सकता है खेलों से, ये भी पॉजिटिव बात है। खेलों से संबंधित मूल्यों का विकास, ये भी हो सकता है, पॉजिटिव बात है आपका, हो सकता है। 3 नंबर में कुछ मूल्यों की समझ का विकास जैसे कि लड़के लड़कियों के लिए एक जैसे खेल, सभी के लिए समान अवसर, ये भी बिल्कुल सही बात है। चौथा कहा कि व्यक्तिगत अनुभव को साझा करने की क्षमता का विकास होता है, सही है। तो देखिए यहाँ पे चारों ऑप्शन सही दिख रहा है, लेकिन सीटेट करता है कि जो बेस्ट आंसर होगा, सही जो सबसे सटीक जवाब, सही जवाब होगा उसको चुनना है। तो हम यहाँ पे चुन सकते हैं ऑप्शन नंबर 3 को, क्योंकि ये तीनों बात जो है ऑप्शन नंबर 1, 2 और 4 की बात सभी इसमें मिला करके कहा है कि कुछ मुद्दों की समझ का विकास हो, जैसे लड़के व लड़कियों के लिए एक जैसे खेल, सभी के लिए समान अवसर हो। तो यह जो है हमारा, और हम लोग जानते हैं कि अवसर जो शब्द है वह पॉजिटिव शब्द है, तो इसलिए हमारा यह राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। चलते हैं हम लोग आगे का क्वेश्चन 78 पर। तो 78 क्वेश्चन यहाँ आपके सामने है। निम्न में से कौन सी विधि प्राथमिक कक्षाओं में ईवीएस की समझ के लिए सबसे उपयुक्त है? कहा कि व्याख्यान विधि, बिल्कुल गलत। अब हम ईवीएस के प्राथमिक कक्षा में हैं और ईवीएस पढ़ा रहे हैं और उसको व्याख्यान देने लगे, लेक्चर देने लगे, तो प्राथमिक कक्षा का बच्चा क्या समझेगा? तो ये गलत। चौक और टॉक विधि, बिल्कुल गलत। जांच आधारित शिक्षण, हो सकता है बच्चों को जांच के रूप में, बातचीत के रूप में हो सकता है। और चौथा है जग एवं मग, तो ये नहीं, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। चलिए अगले का क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 79 है, और क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। ताकि ईवीएस के शिक्षण में क्षेत्रीय भ्रमण महत्वपूर्ण है, सविकल्प इस प्रकार के भ्रमण के लिए सही है। ऑप्शन नंबर 1, पूर्व योजना तथा प्रतिपुष्टि क्रियाकलाप के साथ स्कूल के नजदीक किसी स्थान पर जाना। ऑप्शन नंबर 2, किसी दूर दराज व परिचित स्थान पर जाना। ऑप्शन नंबर 3, किसी नजदीक स्थान पर जाना। और ऑप्शन नंबर 4, अपनी पसंद की किसी जगह पर जाना। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा आपका पूर्व योजना तथा प्रतिपुष्टि क्रियाकलाप के साथ स्कूल के किसी नजदीक स्थान पर जाना, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्यों सही हो जाएगा? क्योंकि जब भी हम कहीं जाते हैं भ्रमण करने के लिए तो सबसे पहले हम प्रतिपुष्टि करते हैं, योजना बनाते हैं, प्रतिपुष्टि करते हैं, क्रियाकलाप करते हैं, वहाँ क्या सामान लगेगा, क्या ले जाना है, क्या तैयारी करते हैं, और ये भी हम लोग देखते हैं कि कहाँ जाना है, तो थोड़ा सा नजदीक स्थान में ही कहीं जाना है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका 80 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक ईवीएस की कक्षा को एक खुशगवार कक्षा होना चाहिए। इस संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही होगा? कहा कि ईवीएस कक्षा को खुशगवार बनाने के लिए इनमें से कौन सा कथन सही होगा? आइए ऑप्शन देखते हैं। शिक्षक कक्षा में खुश रहती हैं और विद्यार्थी उनके निर्देशों का खुशी खुशी पालन करती हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, तो शिक्षक खुश है, बच्चा खुश है, ये नहीं है। और क्या करता है, शिक्षक निर्देश देती है और बच्चा उसका पालन करता है। तो यह कैसा हो गया क्लास? यह हो गया टीचर्स सेंटर्ड, यानी शिक्षक केंद्रित कक्षा हो गया। और कक्षा कैसा अच्छा होता है? तो बाल केंद्रित कक्षा को एनसीएफ ने बहुत अच्छा माना है। तो ये फर्स्ट ऑप्शन आपका गलत। दूसरा का सख्त अनुशासन का संचालन करना, देखिए सख्त अनुशासन, एनसीएफ 2005 कहता है कि आप किसी बच्चा को सख्त अनुशासन में नहीं रख सकते, तो ये भी ऑप्शन गलत। तीसरा, अवलोकन, अन्वेषण, प्रश्न पूछना एवं क्रियाकलाप, तो इसके माध्यम से हम बहुत अच्छी तरीका से बच्चों को ईवीएस की कक्षा बना सकते हैं। लेकिन देखते हैं ऑप्शन नंबर 4 में क्या है। ऑप्शन नंबर 4 कहता है कि सुनिश्चित करना कि वो पुस्तकों को पढ़े। देखिए पुस्तक जो है नेगेटिव शब्द है, आप जहां कहीं भी देखिए इसको काट दीजिए।
तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगले सवाल पर हम लोग चलते हैं। अगला सवाल है 81 क्वेश्चन नंबर 81 क्वेश्चन क्या कहता है, आइए देखते हैं। बच्चों में विश्लेषणात्मक विचार विकसित करने के लिए वंश वृक्ष एक उपयोगी उपकरण है। कहा कि बच्चों के विश्लेषणात्मक विचार को अगर विकसित करना है तो हमें क्या चाहिए, वंश वृक्ष चाहिए। तो वंश वृक्ष क्यों उपयोगी है इसके बारे में पूछा है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। कहा कि यह संयुक्त परिवार एवं उनके संबंधों के बारे में बताता है, ये भी ठीक है कि संयुक्त परिवार के बारे में बताता है। या केवल, देखिए केवल नेगेटिव शब्द है, इसको काट दीजिए। उसके बाद तीसरा ऑप्शन में कहा कि यह केवल दादा दादी नाना नानी, फिर केवल लगा दिया तो आपका ये नेगेटिव शब्द है। और चौथा ऑप्शन कहा कि यह अनेक पीढ़ियों से परिवार के सदस्यों के आपसी संबंधों के बारे में बताता है। तो ये बिल्कुल सही जवाब है कि हमारा वंश वृक्ष क्या बताता है, हमारे पूर्वजों के आपसी सदस्यों के संबंधों के बारे में बताता है। तो एक देखिए यहाँ पे 2 ऑप्शन है, तो फर्स्ट ऑप्शन इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि सिर्फ इसमें संयुक्त परिवार की बात की है, और ऑप्शन नंबर 4 इसलिए सही हो जाएगा क्योंकि इसमें कहा है कि हमारे अनेक पीढ़ियों के परिवार के सदस्यों के बारे में, आपसी संबंध के बारे में बताता है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 82 पर। 82 क्वेश्चन नंबर आपका क्या कहता है देखते हैं। कहा कि ईवीएस में आकलन का संकेत है। कहा कि ईवीएस में आकलन का संकेत क्या है, क्या चर्चा करना, स्मरण करना, कथन देना, सूची बनाना। आंसर दीजिए। तो चलिए इसका आंसर हम देते हैं। तो ईवीएस में आकलन का जो सबसे अच्छा संकेत है वह है चर्चा करना। चर्चा करने का मतलब है कि क्लास में वार्तालाप करना, बच्चों से प्रश्न पूछना, जवाब देना, उनकी बात को समझना, उनकी बात को सुनना, चर्चा करना। तो चलिए ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 83 कहा कि कक्षा 3 के विषय मानचित्रण के अंतर्गत कौन सा क्रियाकलाप छात्रों के लिए सबसे उपयुक्त होगा। ऑप्शन नंबर 1 उनसे अपने घर का रेखाचित्र बनाना, उनसे अपने घर के स्कूल का रास्ता अंकित करने को कहना, उनसे अपनी कक्षा का चित्र बनाने को कहना, उनसे अपने आस पड़ोस का रेखाचित्र बनाने को कहना। तो जब एक छात्र को आप इस तरह के मानचित्र क्रियाकलाप जो देंगे तो आप जानते हैं कि बच्चा प्रत्येक दिन विद्यालय आता है और जाता है, तो जो मार्ग का उसका चित्रण जो होगा वह सबसे सटीक होगा क्योंकि बच्चा प्रत्येक दिन वहां से गुजरता है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा कि उनके घर से स्कूल का रास्ता अंकित करने को कहना। तो इससे बच्चा तुरंत एक्टिव होकर के काम कर लेगा। तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 कहता है कि एक शिक्षक को कक्षा 1 के विद्यार्थियों को पशु का उपथीम पढ़ाना है। निम्न में से कौन सी युक्ति इस विषय को विद्यार्थियों तक संपादित करने के लिए सबसे उपयुक्त है। ऑप्शन नंबर 1 विद्यार्थियों से कहे कि वे जानवरों की सूची बनाए। जानवर की सूची बनाने से क्या होगा भाई। ऑप्शन नंबर 2 विद्यार्थियों को जानवरों के नाम बताए। हो सकता है बच्चा 2 4 5 विद्यार्थी का नाम बता दे। 3 नंबर में है कि विद्यार्थियों को चिड़ियाघर के भ्रमण पर ले जाएं, जाकर प्रत्यक्ष अनुभव दे। बिल्कुल सही जवाब। विद्यार्थी को क्या कीजिए, अगर जानवर का उपथीम पढ़ाना है तो उसको चिड़ियाघर ले जाकर घुमा दीजिए, सभी जानवर को देख लेगा, प्रत्यक्ष रूप से वह देख लेगा, उसको प्रत्यक्ष अनुभव हो जाएगा। तो ये हो सकता है। ऑप्शन 4 देखते हैं। विविध प्रकार के जानवरों के रंगीन चित्र दिखाकर जानवरों के बारे में समझ विकसित कर। ये भी है, ये भी हो सकता है क्योंकि यहाँ विविध प्रकार दिया है, लेकिन सबसे जो बेस्ट सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, यानी विद्यार्थियों को चिड़ियाघर ले जाकर के भ्रमण कराइए, उसको प्रत्यक्ष अनुभव कराइए। जब बच्चा प्रत्यक्ष अनुभव कर लेगा तो उसको सभी अनुभव सटीक उनके दिमाग में आ जाएगा। तो इसलिए कहा गया है कि विद्यार्थियों को भ्रमण करके ले जाइए, इसलिए यह ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 85। चलिए लंबा सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं, ऑप्शन कट रहा है। चलिए कहा था, ऑप्शन में कहा कि डॉक्टर ब्यूमॉन्ट के प्रयोग विद्यार्थियों को वैज्ञानिकों की भूमिका समझने में सहायता करते हैं। नीचे लिखे वैज्ञानिक विधि को उपयुक्त क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये 6 जो क्रम दिया हुआ है, 6 जो ऑप्शन दिया हुआ है, इसको क्या करना है, उपयुक्त यानी सही क्रम में इसको सजा देना है। चलिए देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर जो है देखिए 1 में है परिमाणों को अंकित करना, रिकॉर्ड करना, निष्कर्ष निकालना। दूसरा का है परिकल्पना प्रस्तावित करना। तीसरा का जो है प्रश्न पूछना। चौथा का जो है अनुमान का परीक्षण करना। 5वां जो है अनुमान लगाना, और 6ठा जो है वह है परीक्षण करना। तो आइए इसमें हम देखते हैं कि कौन सा फर्स्ट में आएगा और कौन सा लास्ट में आएगा। तो देखिए सबसे जो जब कोई परीक्षण होता है तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम परीक्षण करते हैं, ठीक। उसके बाद में परीक्षण जब होता है तो उसमें बीच बीच में प्रश्न पूछना, ये सबसे सटीक हो सकता है। जब आप प्रश्न पूछ लेते हैं तो उस पर परिकल्पना प्रस्तावित करना, ऑप्शन 2। उसके बाद में आप
परिकल्पना जब 2 हो जाता है तो उसके बाद आप क्या करते हैं, एक अनुमान लगाते हैं। तो अनुमान लगाते हैं, अनुमान लगाने के बाद क्या हो जाता है, अनुमान का निरीक्षण कीजिए कि मेरा अनुमान जो है कि सही है कि गलत है। तो अनुमान और अंत में जो होता है वह परिणाम का क्या निकाला जाता है, निष्कर्ष निकाला जाता है कि हमने जो प्रयोग किया वह हमारा प्रयोग सही था या गलत। तो आइए देखते हैं ऑप्शन में कौन सा है हमारा, जो आया है वो 632541। यहाँ फर्स्ट वन है, काट दीजिए, फर्स्ट वन है, काट दीजिए। दूसरा अदुग ऑप्शन में हमको दिखाई दे रहा है 66, और यहाँ हमारा 6 है और ये 6 है और ये 3 है। तो देखते हैं 6 और 3 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। तो इसका सही जो क्रम हो जाएगा वह हो जाएगा 632541 इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 86 नंबर। 86 देखिए, 86 कहता है कि विद्यार्थियों को जैव विविधता का अनुभव देने के लिए कौन सी युक्ति ठीक है। ऑप्शन नंबर 1, पक्षियों की प्रजाति संबंधी पुस्तकों व लेख पढ़ने को आना। तो पुस्तक और लेख आप जहां कहीं भी लेखे काटिए दीजिए। प्रवासी पक्षियों के बारे में विभिन्न लघु चलचित्र दिखाना, ये हो सकता है चलचित्र के माध्यम से पढ़ाया जाता है। आगे देखते हैं और भी है। पक्षी अभ्यारण्य में अवलोकन के लिए ले जाना, देखिए ये बिल्कुल बेस्ट। देखिए उस पहले वाले क्वेश्चन में भी क्या था, चिड़ियाघर घुमाना, और यहाँ भी क्या कर रहा है, पक्षी अभ्यारण्य, जहाँ पक्षी का चिड़ियाघर वहां ले आकर के दिखाइए। और चौथा ऑप्शन कहा कि विलुप्त प्रजातियों पर विभिन्न वार्ता करना, तो बिल्कुल गलत। तो अब देखिए इस दोनों में हमको देखना है कि कौन सबसे बेस्ट है। तो हमारा सबसे बेस्ट जो है वह ले जाकर के अभ्यारण्य में घुमाना, इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर 3 होगा राइट आंसर। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर आपका 87। क्वेश्चन नंबर 87 आइए देखते हैं। कहा कि आदित्य एक होनहार विद्यार्थी है, एक लड़का है आदित्य जो बहुत ही पढ़ने में होनहार है। उसे लगता है कि उसकी कक्षा के शिक्षक उसकी जिज्ञासा की पूर्ति के लिए कार्य करें। वह आशा करता है कि मेरे शिक्षक मेरे लिए कुछ कार्य करें। उसके शिक्षक को किस प्रकार हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है। तो कहता है कि उसके शिक्षक को किस तरह से उसकी मदद करनी चाहिए यह बताना है। तो देखिए सबसे फर्स्ट ऑप्शन है उसे अतिरिक्त समय देना, दूसरा का है उसे अधिक स्नेह देना, तीसरा का है उसे कक्षा के नेतृत्व के लिए अतिरिक्त दायित्व देना, और चौथा है उसके लिए विशिष्ट शिक्षण सामग्री का प्रयोग करना। तो चलिए देखते हैं कौन सा सही उत्तर है। तो आप अतिरिक्त समय देकर के, तो किसी बच्चा को आप अतिरिक्त समय नहीं दे सकते हैं, उसको क्लास सभी बच्चों के साथ ही समावेशी कक्षा में ही पढ़ाना है। उसे अधिक स्नेह देना, आप एक बच्चा को स्नेह दीजिएगा दूसरे बच्चा को नहीं दीजिएगा, ये भी अच्छा नहीं है, प्रत्येक बच्चा को स्नेह देना है शिक्षक को। तीसरा कहा उसे कक्षा के नेतृत्व के लिए अतिरिक्त दायित्व देना, तो किसी बच्चा के ऊपर अतिरिक्त दायित्व डालना भी एनसीएफ 2005 के खिलाफ है। तो उसके लिए कुछ विशिष्ट शिक्षण सामग्री का, हाँ ये बिल्कुल सही ऑप्शन हो सकता है कि शिक्षक क्या करे, तो जो विद्यार्थी बहुत ही होनहार है उसके लिए विभिन्न प्रकार के पुस्तक शिक्षण सामग्री विभिन्न विभिन्न प्रकार का प्रयोग करके दर्शाना। तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वह है क्वेश्चन नंबर 88 है। चलिए देखते हैं 88 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए कहा कि इनमें से क्या पर्यावरण अध्ययन का भाग है। कहा कि इनमें से पर्यावरण अध्ययन का भाग कौन सा है, तो विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, पर्यावरण शिक्षा से संबंधित मुद्दे और सरोकार। कहा कि दूसरा नंबर ऑप्शन पर्यावरण शिक्षा की अवधारणाएं, तीसरा सामाजिक विज्ञान के मुद्दे और सरोकार, और चौथा सामाजिक असमानता से संबंधित मुद्दे। तो एक चीज याद रखिए, जो ईवीएस है, ईवीएस जो ईवीएस है वह साइंस, सोशल साइंस और इन्वायरमेंटल का सम्मिश्रण है, यानी विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण अध्ययन को मिला करके वर्ग 2 से 5 के लिए एक बुक बनाया गया, एक शिक्षण बनाया गया जिसको ईवीएस नाम दिया गया, इन्वायरमेंटल स्टडीज। क्यों बनाया गया, क्योंकि प्राथमिक कक्षाओं में विज्ञान अलग पढ़ाना, सामाजिक विज्ञान अलग पढ़ाना और पर्यावरण अध्ययन अलग अलग पुस्तकों में पढ़ाना बड़ा कठिन था, इसलिए तीनों को मिला करके एक सिलेबस बनाया गया ईवीएस। तो इसका आंसर जो हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर, जो पहले का ऑप्शन होगा वही सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 89 पर आते हैं। 89 प्रश्न जो है, गला बैठने लगा अब। तो प्रश्न 89 जो है, धीमी गति से सीखने वाले विद्यार्थियों के लिए पर्यावरण अध्ययन में सीखने सिखाने के लिए नाटक एक उत्तम विधियां मानी जाती है। तो कौन सा कारण नाटक चुनने के लिए सबसे उचित है। कहा कि बच्चे को जब नाटक कराया जाता है तो क्यों कराया जाता है, क्या फायदा है इससे, ये आपको बताना। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है पारंपरिक नाटकीय विद्याएं बालक के लिए विषय वस्तु से जोड़ने में सरल होता है। बिल्कुल सही कहा इन्होंने कि नाटक की जो विद्या होती है वो बालक को विषय वस्तु से जोड़ देता है। दूसरा का है पारस्परिक क्रिया के नाटक उनकी मनोस्मृति में अधिक समय तक रहते हैं। क्या होता है, अधिक समय तक मनोस्मृति पर रहता है। कहा कि
जब आप रोल प्ले करते हैं, किसी की भूमिका को निभाते हैं, नाटक खेलते हैं, तो जो रोल आप लेते हैं वो आपके मस्तिष्क में छा जाता है और वो बहुत दिनों तक याद रहता है। तो ये ऑप्शन 2 नंबर भी सही है। ऑप्शन सी देखते हैं, धीमी गति से सीखने वाले विद्यार्थी अभिनय पसंद करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ धीमी गति वाले विद्यार्थी ही अभिनय पसंद करते हैं, सभी तरह के विद्यार्थी अभिनय पसंद करते हैं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ए और बी। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, और यह आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है। यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो आइए अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक विद्यार्थियों को सहायता करती है। कहा कि पर्यावरण अध्ययन की जो पाठ्य पुस्तक विद्यार्थियों को कैसे सहायता करती है। तो ऑप्शन नंबर 1, पर्यावरण अध्ययन विषय के मुद्दों और सुरकारों को याद करके। तो आप जानते हैं याद करना रट्टा मारना बिल्कुल गलत। पर्यावरण अध्ययन विषय के मुद्दों और सुरकारों की व्याख्या करना। तो प्राथमिक स्तर पर आप क्या व्याख्या करके देंगे बच्चों को। सभी संसाधनों के द्वारा ज्ञान की रचना, ये हो सकता है। पर्यावरण अध्ययन के विषय के मुद्दों और सरोकारों के प्रति प्रतिक्रिया करना, तो ये आपका कम हो जाएगा। लेकिन सबसे अच्छा जो ऑप्शन इसमें बेस्ट जो ऑप्शन है वह है सभी संसाधनों के द्वारा ज्ञान की रचना करने में मदद करना। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप नए हैं, आज के लिए इतना ही। अगर आप नए हैं तो हमारे सागर टीचर एकेडमी के पेज पर जाइए, यूट्यूब पर जाइए और इसे लाइक कीजिए, शेयर की, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि प्रत्येक लोग बच्चों तक, विद्यार्थियों तक पहुंच सके। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन दबा दीजिए, जिससे आपको प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आप सीटेट की तैयारी करना चाहते हैं तो सीटेट का संपूर्ण नोट्स हमसे ले सकते हैं। इसके लिए आपको हमारे मोबाइल नंबर पर आपको मैसेज करना होगा और वहीं पे आपको बता दिया जाएगा नोट्स कैसे मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले क्लास में।